Hello, I am Lokesh Sharma. Welcome to the great show, The Journey of Life with Lokesh Sharma. आज हमारे बीच में एक ऐसी हस्ती मौजूद हैं जो कि आर्टिस्ट हैं, कॉमेडियन हैं और माइम के अंदर उन्होंने बहुत जबरदस्त महारत हासिल की है। तो आज हम बनवारी झोल जी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर, पहले आप बताइए। लोकेश जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ। आजकल लॉकडाउन चल रहा है, आपको मालूम है, सो घर में कैद है। ओके। सर, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि आप बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट हैं और हमने ये भी सुना है और देखा भी है, मैंने आपकी बहुत सारी फिल्म्स देखी हैं, आपने बहुत बड़ी बड़ी फिल्म्स में भी काम किया है और आप स्टेज आर्टिस्ट भी हैं, आप थिएटर आर्टिस्ट भी रहे हैं और साथ में आपने लाफ्टर चैलेंज कॉमेडियन शो में भी आपने पार्टिसिपेट किया था, जो कि बहुत ज़्यादा ग्रेट हुआ था। और मैंने उस वक्त वो शो जब देखा था आपका, तो मैंने आपको ग्रीट भी किया था जी। आप माइम के बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट रहे हैं और इस माइम से रिलेटेड आपने कैसे इस कॉन्सेप्ट को कैप्चर किया। और मैंने सुना है कि आपको लंदन में भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फेमस आप हुए थे, लंदन के अंदर भी, और वहाँ पे आपको बहुत सारा एप्रिसिएशन दिया गया था। तो सर, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपने बारे में हमारे साथ गुफ्तगू करें। जरूर लोकेश जी, ऐसा है, माइम का मेरे अंदर कैसे विचार आया मैं बताता हूँ। मेरे फादर जो है पूजा पाठी थे, सुबह 5 बजे उठ के पूजा करते थे और उनका नियम था, जब वो पूजा पे बैठ जाते थे बोलते नहीं थे, तो इशारे से कोई भी चीज मंगवाते थे, ऐसे करके ऐसे या वो ऐसे, तो खाना खाते थे तब भी साइलेंट और पूजा। तो खैर मैं बच्चा था तब मैं देखता था उन्हें। उसके बाद मुझे कलकत्ता जाने का मौका मिला और मेरे बड़े भाई साहब वहाँ सर्विस करते थे, तब मैं पढ़ता था 10th क्लास में। तो मेरे भाई साहब का जो घर था वहाँ पे डलन ब्रिज के पास, तो वहाँ पे एक मन्ना डे नाइट थी। तो मैं मन्ना डे नाइट देखने गया, जब तक मेरी दोस्ती हो गई थी। वहां देखा तो एक लड़का जो है व्हाइट पाउडर लगा के ऐसे ऐसे कर रहा था। तो मैंने उससे देखा, मैं कहा यार इसने पाउडर क्यों लगा रखा है। फिर उसने जब माइम किया तो मैंने फिर कहा यार ये तो मैं भी करता हूँ। तब तक मुझे नहीं मालूम था इसे माइम बोलते हैं, मैं साफ बताऊं, मुंह खबीर है। तो खैर मैं फिर वापिस आ गया अपना दिल्ली और कलकत्ता छोड़ के। तो मैं यहाँ शरारत थी, एक कीड़ा था अंदर, तो करता रहता था कहीं भी जोकर टाइप, मतलब चांस नहीं मिलता था, लेकिन कभी कहीं भी दोस्तों के सामने कर दिया, कुछ भी कर दिया। एक बार क्या हुआ, मेरी शुरुआत कैसे हुई माइम की मैं बताना चाहता हूँ। एक हमारे जो डायरेक्टर थे जिनको मैंने बाद में ज्वाइन किया, आलोक राय, वो एक फैमिली प्लानिंग के ऊपर प्रोग्राम कर रहे थे जो कि सरकारी था और दूरदर्शन पे रिकॉर्ड होना था। मेरी जिंदगी की पहली रिकॉर्डिंग वही थी। तो मैं घर पे था, मैं उस वक्त मोती खान पहाड़गंज रहता था। मेरे एक दोस्त है रमेश कालरा, वो मेरे पास आए, उन्हें मालूम था मैं ये करता रहता हूँ हरकतें। तो उसने मुझे कहा बनवारी यार ऐसे ऐसे जो है एक माइम का शो है। मैंने कहा क्या है। उसने मुझे बताया, आग तो थी अंदर। तो उसने मेरे फ्राइडे को मुझे बताया, मैंने एक रिहर्सल की उसके साथ घर में। नेक्स्ट डे मैं सैटरडे को आलोक राय जी के पास गया, यहाँ पे वो कर रहे थे और दूरदर्शन के भी डायरेक्टर थे, मेरे ख्याल मिस्टर मीर थे। और उन्होंने एक ही रिहर्सल मेरी देखी, क्योंकि मैं घर में प्रिपेयर करके गया था। और जब उन्होंने देखी तो बड़े खुश हुए, हंसने लगे, क्या लगे ओके दिस इज ओके। क्योंकि मेरे से पहले वो एक लड़के से 4 दिन लगातार कर रहे थे, लेकिन वो बेचारा नहीं कर पा रहा। सो खैर अगले दिन संडे को जब रिकॉर्डिंग हुई दूरदर्शन पे, एक हमारी रिहर्सल हुई और दूसरा टेक हो गया और टेक ओके। तो मुझे तो पता नहीं था, मैं कहा ये और करे। तो कैमरामैन बोले, डायरेक्टर बोले नहीं इट्स ओके। मैं कहा हो गए। मैं इतना खुश था कि मेरी जिंदगी की पहली रिकॉर्डिंग वहां हुई। खैर वो माइम था, तब मुझे पता लगा इसे माइम बोलते हैं। उसके बाद मैंने फिर आलोक राय जी को ज्वाइन कर लिया और प्रोग्राम्स करते रहे, स्ट्रीट शोज करते। मैं स्ट्रीट शोज से शुरुआत की थी मैंने। उसके बाद 1984 में लंदन में एक माइम फेस्टिवल था, इंडियन माइम फेस्टिवल। तो मेरा डायरेक्टर बोला कि यार ऐसे ऐसे, और मेरी जिंदगी का पहला तजुर्बा था बाहर जाने का। तो मैं कहा जी जरूर,
हमने 3 महीने रिहर्सल की दिल्ली में, और उसके बाद जब हम लंदन गए, और हमारे 3 शोज थे, 3 प्रोग्राम, तीनों का मैं मेन था, और हम 7-8 लड़के थे। जब हमने किया तो ये देख लीजिए, वो इतने इम्प्रेस हुए। वहाँ की एक डेली टेलीग्राफ वो है, न्यूज़पेपर है, डेली टेलीग्राफ। तो नेक्स्ट डे मेरा 3 जगह नाम मेंशन हुआ कि इनका बनवारी लाल झोल जो मेन एक्टर है, इनका मेकअप बड़ा अच्छा था, इनके जेस्चर्स बड़े अच्छे थे, बहुत अच्छा। खैर हम तो पहली बार गए थे, मुझे मालूम ही नहीं है, और हम ऐसे घूम रहे थे। तो जॉन कासम जो है थिएटर का, वो भी डायरेक्टर था वहां का, और वहां की जो माइमिस्ट है वो थी नोला रे। नोला रे इतनी इंप्रेस हुई, उसने मेरे डायरेक्टर को फोन किया, बोले कि भाई वो आपका जो मेन आर्टिस्ट है, रियली बहुत अच्छा किया उसने, और मैं चाहती हूँ आप और आपकी मिसिस और वो आपका जो मेन आर्टिस्ट है बनवारी छोड़, तीनों को मैं डिनर के लिए बुला दिया। तो मेरे डायरेक्टर ने कहा, बनवारी यार तूने मेरे साथ चलना है ऐसे। फिर हम गए वहां पे, तो उन्होंने मेरे डायरेक्टर को कहा, आप इस आर्टिस्ट को 6 महीने के लिए आप लंदन भेज सकते हैं क्या हमारे साथ काम करने के लिए। मगर खैर वो ना उन्होंने भेजा, क्योंकि मैं उनके साथ इतना जुड़ चुका था, मैं असिस्ट करता था, मतलब खुद ही वो प्ले तैयार करवाता था आलोक राय जी के, और करता भी था। तो बहुत अच्छा मुझे वो ब्रेकअप मिला इतना बड़ा पेपर में, और जॉन कासन ने मुझे स्पेशल वो पेपर भेजा इंडिया, और आलोक राय जी के साथ मैं जुड़ गया। फिर मैं स्ट्रीट शोज भी और ऐसे शोज भी करता था, और ये मेरी बिगनिंग थी। आइए देखते हैं, आपकी ना एक क्लिप मेरे पास है माइम से रिलेटेड, तो मैं दर्शकों को आज दिखाता हूँ माइम से रिलेटेड वो क्लिप कैसी थी। जरूर जरूर।
तो सर ये जो माइम जो आपने ये किया, यहाँ पे एक्ट किया था, तो इस माइम के अंदर आपने पूरा वाइट अपना फेस किया हुआ है और हाथ में वाइट ग्लव्स डाले हुए हैं। तो इस माइम के पीछे जो एक ये ब्लू कलर की जो लाइट अभी हम लोगों ने देखी है, तो माइम के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, जरा उन पर आप बताइए कि कैसे माइम का क्या। देखिए वो जो पीछे आप ब्लू देखते हैं वो उन्होंने थोड़ा डार्क करने की कोशिश की है। ये जो आपने अभी देखा है, मैं ये KNK है, किशोर निमित्त स्कूल है बॉम्बे में, यहाँ मैं माइम पढ़ाता भी हूँ, क्लासेस लेता हूँ। और ये असल में क्या, माइम का ये वाइट फेस इसलिए करना पड़ता है जिससे कि हमारे जेस्चर जो है ना ब्रॉड हो। आपने देखा होगा कि बोलने में और माइम करने में बड़ा फर्क है। माइम करने में थोड़ा ब्रॉड करना पड़ता है, 4 टाइम ब्रॉड। तो उससे क्या है, जेस्चर जो है ना, ये मेरे विदाउट मेकअप और विद माइम मेकअप करने के बाद वो उभर के बाहर आते हैं। जो दूर बैठा वो समझ जाता है कि ये क्या कर रहा है। ऐसे अब मैं डर रहा हूँ या ऐसे कर रहा हूँ तो अगला आदमी समझ आता है कि ये क्या कर रहा है, क्या देख रहा है। तो इसलिए ये माइम मेकअप जो है करना पड़ता है। बाकी ग्लव्स वगैरह क्या है, वो हाथ होता है कि वो काले कपड़े, और व्हाइट से क्या है, पीछे ब्लैक स्क्रीन होता है। माइम के लिए एक ब्लैक स्क्रीन चाहिए, उसके बाद कुछ नहीं चाहिए। और इतनी अच्छी क्वालिटी है माइम के अंदर करने में कि आप खड़े खड़े एक स्क्रीन के साथ उसी जगह आप घर बना सकते हो, आप होटल बना सकते हो, आप दफ्तर बना सकते हो, कई चीजें, क्योंकि सब आगे। और आपकी माइम के अंदर बारीकी होनी चाहिए। बारीकी जितनी होगी उतना आदमी को क्लियर समझ आना चाहिए क्या करना। जैसे सपोज अगर तो मालूम पड़ा कि प्यास लगी थी और मैंने नल खोला और पानी पिया, या तो ये क्या चीज है, एक्सप्लेन करना पड़ता है हमें कि क्या हुआ है, क्यों, क्या इसने जो इशारा किए। आपका एक आर्टिकल भी आया था बहुत समय पहले, जब आपने माइम को ही प्ले किया था, तो आपका एक अखबार में आर्टिकल बहुत फेमस हुए थे उस टाइम पे, मैंने वो पढ़ा था उसको। तो उस आर्टिकल के आने के बाद आपको कैसा फील हुआ कि माइम को इंडिया वाले लोगों ने एक्सेप्ट किया है या कुछ उसके ऊपर टिप्पणी की है?
ऐसे है कि देखिए, जब मैं जब माइम करने लगा इसको आलोक राय जी को ज्वाइन करके, वैसे तो असल में मैं खुद नहीं जानता था कि माइम की एक बहुत बड़ी चीज है, एक बहुत बड़ा उपलब्धि है मेरे लिए, एक बहुत बड़ा आर्ट है, साफ बताऊं। क्योंकि इंडिया में माइम उतना चलता नहीं है, फॉरेन में बहुत है। अपने फॉरेन में इतना माइम की रिस्पेक्ट होती है कि मैं उसके बाद नॉर्वे गया, तो वहां के लोगों ने जब देखा तो मुझे बोले, बनवारी यू आर जस्ट लाइक ए इंडियन बीन। मैं कहा बीन मतलब? कहते मिस्टर बीन नहीं जानते, तब तक मिस्टर बीन यहाँ पे पॉपुलर नहीं होते। मैं 87 की बात कर, तो हम गए थे नॉर्वे, तो मेरे कहा उन्होंने मुझे, फिर पंजाबी थे वो, तो मुझे घर ले गए, उन्होंने मिस्टर बीन की मुझे रिकॉर्डिंग दिखाई। मैं कहा अरे हाँ यार, ये तो हम करते हैं। तो क्या है कि अगर चांस मिला तो माइंड को इतना जगह दी होती। हालांकि मैंने दिल्ली में दूरदर्शन पे और एनसीआर के जितने प्रोग्राम्स हैं, एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं, मैक्सिमम मैंने किए। तो जब वो टीचर बड़े, मतलब जो देखता था माइंड, तो बड़ी इज्जत से मुझे बुलाते थे, रिस्पेक्ट देते थे, और बड़ा मजा आता था काम करने। और कुछ गॉड गिफ्टेड हूं मैं, भगवान की देन की मैं कोई भी चीज है ना, कहानी बनाई तो एक्सप्लेन करके विद इन 4 days में बना के सामने ले आता। सर आपकी हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं। जॉनी लीवर जी के साथ में जो ये पिक्चर है, ये आपने हाँ जी एक्ट किया है? जी। जॉनी लीवर जी का आपने नाम लिया, सबसे पहले तो मैं जॉनी लीवर जी को सलूट करूंगा। ही इज सच ए नाइस पर्सन, वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। मेरी पहली फिल्म है बाजीगर, मैं दिल्ली में ही था, मैं बॉम्बे अभी गया नहीं था। जॉनी जी के साथ मैंने एक शो किया था हिसार में, तो इनको शायद अच्छा लगा होगा, और हम जरा शर्मीले है तो ज्यादा इनसे बस नमस्ते की वहां पे, और उतना दूर हो गए। ये जब बाजीगर फिल्म मिली मुझे दिल्ली में, तो मैं जब सेट पे पहुंचा तो मैं बड़ा शाई एक साइड ऐसे खड़ा था, क्योंकि सारे बॉम्बे की टीम थी, मैं अकेला था वहां पे दिल्ली से। तो जॉनी भाई ने मुझे देखा, और यूं जो उनका एक स्टाइल है, कहने लगा यार तू वो सुभाष शर्मा जी के शो में आया था हिसार में, वही है? मैं कहा हाँ। अरे सर मैं क्या बताऊं, इन्होंने मुझे, वो लंच टाइम हो चुका था, डाइनिंग टेबल से प्लेट उठाई और कहा अरे आओ ना यार साथ में खाना खाते हैं। सच मैं गदगद हो गया। मैं कहा यार इतना बड़ा महान कलाकार, और देखिए मैं पहली बार मिल रहा हूँ, प्लेट उठा के मुझे दी, और फिर मुझे अब्बास समसान जी से मिलवाया, और जो रतन जैन जो प्रोड्यूसर थे उनसे मिलवाया, और ये भी कहा कि दिल्ली के बहुत अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट है। तो बड़ी इज्जत दी उन्होंने। और जो भी आपने फोटो दिखे, ये एक सीरियल था अभी 1 साल पहले ही, तो मुझे मौका मिला, तो जॉनी भाई जब मिले तो मैं भी बड़ा अंदर से खुश था कि बड़े लंबे गैप के बाद। बोला अरे वो बाजीगर के बाद आज हम मिल रहे हैं। मैं कहा जी हाँ, जिसमें ये पुलिस ऑफिसर बनते हैं। और तो ये फोटो हमने तब खिंचवाई थी। सर आपकी एक क्लिप मेरे पास है, जो काजोल जी के साथ आपने एक कैरेक्टर किया था, और काजोल थी उस फिल्म के अंदर। तो वो कैरेक्टर आपका बेशक से बहुत छोटा कैरेक्टर था, लेकिन था बहुत अच्छा कैरेक्टर वो। मैं भीमचंद जवेरी की दुकान से आया हूँ। सीमा जी हैं? कहिए, क्या काम है? मैं उसकी बहन हूँ। थोड़े दिन पहले वो हमारी दुकान पर आई थी, उनके बिल के कुछ पैसे बाकी हैं। किस चीज के? उन्होंने मंगलसूत्र खरीदा था। वो बाजीगर का ही है सर, वो बाजीगर का ही है। मंगलसूत्र के पैसे मांगता हूँ मैं। सर एक क्लिप और है हमारी एक मूवी की, जिसमें आपने एक कैरेक्टर किया है, जिसमें आपने 1 करोड़ रुपए मांगे हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कौन हो तुम? अफगानी तंगड़ी कबाब, मटन रोगन जोश, 3 लेयर चिकन बिरयानी, काबुली नान, प्याज का रायता और 10 करोड़। सर वो क्या है कि आप लोगों के कमरे में घुसने से पहले वो टेररिस्ट फोन पर मुझे ही खाने का ऑर्डर दे रहा था। सर वो क्या है कि मैं खुद का एक होटल खोलना चाहता हूँ, बस 1 करोड़ दे दीजिए। 9 करोड़ आपका, 1 करोड़ मेरा। सर 1 and only 1 विटनेस हूँ, इतना तो मिलना ही चाहिए ना सर। हाँ इसके अलावा मेरे होटल में आपके लिए एक कमरा हमेशा बुक रहेगा। तो सर सूटकेस लेकर कब आऊं? हाँ, ये है ये भी एक फिल्म थी। जब मैं बाजीगर के गया, तो ये जब मैं बॉम्बे पहुंचा हूं, तो ये मेरी पहली फिल्म वो है जो 1 करोड़ मांगता हूँ। ये है क्रांति, बॉबी देओल वाली, जिसमें बॉबी देओल हीरो थे, और
विनोद खन्ना जो है वो कमिश्नर बनते हैं उसमें, मैं रूम सर्वेंट होता हूँ। तो क्या है कि मेरे पास फोन आता है, वो होता है टेररिस्ट जिसका फोन आता है, कहता है कि सुनो ये मुर्गा और ये वो अल्टम पल्टम, वो एक ऑर्डर देता है मुझे। तो मैंने कहा ठीक है। और इतने में अभी फोन पे मैं ऑर्डर ले रहा होता हूँ, पुलिस उस पर छापा मार देती टेररिस्ट पे, और वो इतने में वो 2 पुलिस वाले जाते हैं, तो एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले को मार देता है। कहता ये क्या? कहता कोई बात नहीं। तो मैं सब उसकी बातें सुन लेता हूँ, और मैं फिर जब जाता हूँ उसके पास, पुलिस ऑफिसर के पास, तो मैं कहता हूँ कि 1 करोड़ मुझे दे दो और 9 करोड़ तुम्हारे पास, क्योंकि 10 करोड़ का वो बिजनेस होता है, 10 करोड़ का। तो मैंने कहा भैया ऐसा है, 1 करोड़ मुझे दे दे। तो वो समझ आता है कि इसने सब, कहता है अंदर आओ अंदर आओ। मैंने कहा मैंने सब सुन लिया था जब आप फोन पे बात कर रहे थे। तो कहता बेटा वो तो बचोगे तब दूंगा ना 1 करोड़। तो मुझे गोली लेके तो मुझे मार देता है। वैसे वहां भी एक किस्सा बता दूं आपको, ये 7 बंगला के पास शूट हो रहा था अंधेरी वेस्ट में। तब जब ये शूट चल रहा था तो सारा ओके हो गया था, और उसने जब गोली मारी दूसरे कैरेक्टर ने, तो डायरेक्टर बोला एक और लेता है टेक। जब दूसरा टेक लिया तो वो हुआ क्या, जैसे उसने गोली मारी मेरी आंखों के अंदर सारे छर्रे वो चले गए, वो ब्लास्ट हो गया। और मैं ऐसे हो गया, मतलब आंखें मेरी खुल नहीं रही थी, मैं ऐसे हो गया। मैंने कहा बहुत दर्द हो रहा है। तो उसके बाद मैंने ना कहा ठंडा पानी मंगाओ, ठंडा पानी मारा मैंने, और उसके बाद मैं, लेकिन आंख खोलूं तो दर्द होता। सच पूछो तो मैं शायद मतलब मुझे लगा कि मैं अंधा हो गया हूँ, मेरा कैरियर खत्म हो गया। और विनोद खन्ना जी ने पूछा भी, काका क्यों है? मैं कहा जी कौन? कहना मुझे विनोद खन्ना कहते हैं, क्योंकि मेरी आंख खुल नहीं रही थी। तो ये अच्छा हुआ, किस्मत अच्छी थी, भगवान का कुछ मेरे पास मेरे ऊपर आशीर्वाद था। मैं वो पास में एक आई स्पेशलिस्ट कोई डॉक्टर है, तो उनके पास गया। उन्होंने जब कहा मुझे स्ट्रेचर पे लेके अंदर जब गए, तो उन्होंने कहा कि भगवान भरोसे है, देखो 1 हफ्ता में अंधा रहा, उसके बाद जाके ठीक हुआ। ओके। तो जैसे सर मैंने ये देखा है कि आपने बहुत सारे कॉमेडियंस कैरेक्टर बहुत किए हैं, थिएटर्स में आपने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन जब आपने कॉमेडियन स्टैंड अप में आप पहुंचे लाफ्टर चैलेंज में, तो उसके बाद आपकी लाइफ में या एक्टिंग लाइन में क्या तब्दीलियत आई, थोड़ा इसके ऊपर आप। देखिए मुझे एक्टिंग का शौक तो मुझे बचपन से ही था। एक्टिंग मुझे ना लंगड़ा बन के चलना, मुंह टेढ़ी मेढ़ी करना, मुझे आदत थी। और जब मैं ये जो लाफ्टर चैलेंज में मुझे मौका मिला, तो ये है 2003 की बात। और उससे पहले मैं 2000 में चला गया था बॉम्बे, काफी स्ट्रगल करता था। इससे मुझे ये फायदा हुआ कि जब ये टेलीकास्ट हुआ मेरा एपिसोड, तो अगले दिन से जो मुझे नहीं भी जानते थे तो भी मुझे कहा, अरे झोल हेलो क्या हाल है, बनवार झोल क्या हाल। तो एक तो मेरा स्ट्रगल जो है थोड़ा कम हो गया, एक पहचान होगी। नहीं तो आदमी के लिए हाँ यस ठीक है फोटो दे जाओ काम करें। तो उससे क्या हुआ, मेरे अंदर एक ताकत भी आई, हौसला बढ़ा। और जब भी वो कहते थे अच्छा ये लाफ्टर चैलेंज वाला, तो ये समझ लीजिए 3 साल तो हमें ऑटो वाला भी पहचानता था, अरे सर आप लाफ्टर में थे ना। और जो भी चलता फिरता या कहीं जाते थे, एक पहचान बन गई थी हमारी। पहचान बनने से क्या हुआ, एक अंदर ताकत आई, एक कॉन्फिडेंस आया। और फिर सीरियल भी काफी किए मैंने। उसके बाद मैंने जो आप जिस 1 करोड़ की बात है वो क्रांति थी, फिर दीवानगी, एक्सक्यूज मी, फिर हेरा फेरी, तथास्तु, 1 2 3, गॉड तुसी ग्रेट हो, ओ माय गॉड, ओ तेरी, बॉम्बे टू गोवा, ऐसे कई फिल्में फिर मैंने की, रामलीला की। तो फिर धीरे धीरे एक पहचान बन गई। सीरियल भी बहुत अच्छे अच्छे किए, स्टार के किए, सोनी के किए, जी के किए, और सीरियल भी काफी किए। तो उससे ये लाफ्टर से मुझे ये फायदा हुआ कि मेरा जो स्ट्रगल पीरियड था वो थोड़ा कम हो गया और काम मिलना शुरू। आइए देखते हैं एक बार लाफ्टर चैलेंज का वो शो, थोड़ा सा हम भी उसे देखकर रिवाइव हो जाएं। Man, when you let
तो सर ये जो शो आपने किया था ये लाफ्टर चैलेंज में, इस लाफ्टर चैलेंज हाँ के जी। शो से पहले भी आपने इसी कैरेक्टर को आपने एक अलग वीडियो में फिल्माया था, जिसके अंदर हम पूरा क्लियरली इसको अब दिखाएंगे ऑडियंस को, जो कि पूरा अच्छी तरह से उसको वॉच कर पाएंगे। आप उसके बारे में बताइए कि जब आपने ये वाला कैरेक्टर आपने प्ले किया था, तो ये कैरेक्टर आपके माइंड में कैसे आया कि यही कैरेक्टर ज्यादा बेस्ट है लाफ्टर चैलेंज के लिए? ऐसे सर कि वैसे तो मैं बताऊं, ये मैंने 81 में दूरदर्शन पे भी किया था, 81 में। और ये आइटम मेरी सी कैसे तैयार हुई मैं बताता हूँ। एक बार हम यही माइंड शोज करने गए थे बिहार, बेगूसराय। तो बेगूसराय में मैंने देखा मुंगेर जाना था, मुंगेर, बेगूसराय से मुंगेर जाना था। तो हम जब स्टेशन से उतरे तो वहां गाड़ी खड़ी थी। ये मैं बड़ी पुरानी बात बता रहा हूँ, जब गाड़ी में 4 या 5 से ज्यादा नहीं बैठाते थे, एम्बेसडर गाड़ी थी। तो उसमें ऑलरेडी 2 बैठे थे, हम शायद 3 या 4 आर्टिस्ट थे। तो हमने कहा भैया हमें मुंगेर जाना है, बैठ जाएं? हाँ हाँ बैठिए ना, बैठिए। हम बैठ गए, ऐसे बैठ गए। और अब हम सब मतलब पीछे हम 4 आदमी हैं, एक आगे है, दो आगे। अब हमने कहा शायद ड्राइवर जो है गाड़ी स्टार्ट करेगा, क्योंकि हम कलकत्ता से आए थे शो करके और वहाँ बेगूसराय से मुंगेर जाना। अब वो चला नहीं रहा। मैंने ड्राइवर को खिड़की से कहा, मैं कहा भैया चलो ना। तो क्या बोलता है, अरे बैठिए ना, अभी सवारी तो आने दीजिए। मैंने कहा यार सवारी आई, कहाँ बैठेगी? मैं बड़ा हैरान। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, उसके बाद वहां के तो फिर बिहारी है भी लंबे तगड़े, नंगे पाँव थे, मिट्टी बहुत थी। ये मैं 70 की बात बता रहा हूँ, 77 की बात, 76, 77 तब की बात है। तो उसने आए बारी, क्या था, खिड़की से ना, जैसे मैं बैठा हूँ खिड़की किनारे, तो उसने खिड़की से ऐसे गर्दन की, बोला ए भाई साहब, हाँ ये ऊपर कीजिए पैर और पीछे होइए। तो ये देखिए, ये एम्बेसडर गाड़ी में मैं ये बैठा हूँ, मेरे आगे सवारी बैठ गई, यूं बैठे हम चारों के चारों यूं बैठे हैं और आगे सवारी बैठ गई। और ये था कि ऐसे धक्के पड़े हैं हम, मतलब यूं ऐसे करके, आप बिलीव करना 18 आदमी बैठे थे, 18। तो उसका मैंने नाम डाला था बिहार की टैक्सी। एक तो वो मैंने वो गाड़ी चलाते हुए, ये जो गाड़ी का था, ये मेरा आइडिया है, क्योंकि एक जगह भैंस आई तो उसने ब्रेक मारी, ऐसे नीचे खिसक गया। मैं कहा भैया मरवाओगे क्या? कहना अरे बैठे बैठे रहिए, रोज का काम है भाई हमारा। मैं कहा अच्छा ठीक है। तो एक मैंने देखी थी फिल्म मैगलिन से गोल्ड, तो एक मैं चार्ली चैपलिन की फिल्में देखता था। तो सारा जो है ना, और अंग्रेजी में हमारा हाथ तंग था, तो वो एक्सेंट तो मैं देख लेता, तो ये मैं देख लेता कैसे वहां करते हैं। तो उनकी कॉपी करके, और ये गाड़ी चल रही है, ब्रेक मार रही है, गाना ये सब करके ना, फिर मैंने तैयार किया था। लेकिन एक ऐसी भाषा, यानी कि अंग्रेजी समझ आए या ना आए, फिर भी लोग जो है ना अंग्रेजी फिल्म जरूर देखने जाते हैं। तो ऐसे हमें भी चाव चढ़ा, हमारी भी अंग्रेजी कुछ इसी टाइप की है। कॉलेज के ज़माने में मैंने एक लड़की से कहा आई लव यू, उसने कहा आई टू, मैं कहा आई 3, तो हमारी 1 2 3 वाली अंग्रेजी है। तो खैर मैं पिक्चर हॉल पे पहुंचा, बहुत बड़ा ए लिखा था। मैंने कहा ए फॉर अडल्ट्स को चक्कर है। मैंने टिकट लिया और चुपचाप हॉल के अंदर आके बैठ गया। अभी हॉल के अंदर बैठा था, मेरे बगल में एक सूटेड बूटेड आदमी बैठा था। मैंने कहा अगर अंग्रेजी समझ नहीं आई तो इस भाई साहब से पूछ लेंगे। खैर साहब, हाउसफुल, हम बैठे, फिल्म जैसी स्टार्ट हुई और जब मुझे कुछ समझ आया, मैंने भाई साहब से कैसे पूछा, मैंने कहा भाई साहब, भाई साहब ने मेरी तरफ कहा क्या? मैं कहा सर ये जो हम अंग्रेजी फिल्म देख रहे हैं इसका नाम क्या है? भाई साहब ने मेरी तरफ मुंडी घुमाई, आंखें बड़ी की और घूरते हुए मुझे कहा चुपचाप बैठा रहे, मैं भी तेरा भाई हूँ। खैर साहब, मैंने कहा ये तो बड़ा मुश्किल हुआ। और खैर मेरे पीछे एक भाई साहब बैठे थे, उन्हें कुछ समझ आ रहा था। मेरे सिर पे हाथ मारते हुए कहते हैं बैजा फुमण टै करी आ रहे विच, जेडी फिल्म तू देख रहा है बोल्ट कोल्ड मोल्ड। खैर साहब, हमने अंग्रेजी फिल्म देखी बोल्ट कोल्ड मोल्ड, और जो हमें समझ आए वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें अंग्रेजी में क्या समझ आए। तो फिल्म है बोल्ट कोल्ड एंड मोल्ड। Why didn't you find the steam facts steroids and milk steroid by Slows your packs? Why are you the minister? Hi, you leave obviously be steer. Nino, I will stop a steel bowl that
气落就拍。你要一stuur på, I know that when you pang stuur, you know about this stuur. Why we lose the she lose the bar. Oh, yeah, hello, what about you? No, everybody waiting for you. She don't like that. Your cheers. I know that when you think that terror is sure return. And I feel the stick of boy. None of it zero now, wow. And we are kill of it. Or you are a story, you have a functions here, and we all are going to Europe. Oh, come out and enjoy the hotel. Lost, how you slow walls, you smile. Oh, Miss Louis, lost the monster, and you still, how you still. Oh, no, why you so much this? Oh, no, actually, I don't mind you see my kilos of it, steal more than oh, when you saw me kill of all of you. What else am I? Kill one for the shit of all of you. Or तैयार किया था। तो 81 में जब दिया मैंने यहाँ पे दूरदर्शन में, यकीन मानना दूरदर्शन वाले बड़े बड़े ऑफिसर मेरे फैन हो गए। जब मैं जाता था दूरदर्शन ये हफ्ते के बाद गया, अरे आइए ऐसे जैसे बहुत बड़ा वेलकम करने। तो यही मेरा जो सिलेक्शन हुआ था ना लाफ्टर चैलेंज में, ये लोग क्या है ऑल ओवर इंडिया में घूम रहे थे ये इसको लाफ्टर को करने के। तो मेरी तो एंट्री बहुत मतलब मेरा लक अच्छा है। मेरे एक दोस्त हैं पल्लवी, वो भी इसमें थे फर्स्ट में। पल्लवी जी बोले, अरे बनवारी हम आ रहे हैं बॉम्बे। मैं बॉम्बे था उस वक्त, कि हम बॉम्बे आ रहे हैं, एक कॉमेडी शो है। मैं कहा यार कॉमेडी शो, मैं यहाँ अकेला, मुझे नहीं पता लगा। तो पल्लवी जी ने जब मुझे मिलवाया, हमारे जो डायरेक्टर थे पंकज सारस्वत, उसके ये लाफ्टर चैलेंज, उन्होंने कहा ये बनवारी झोल है। और तो वो पंकज जी भी बोले, अरे आप माइंड करते हैं ना? मैं कहा जी हाँ। अरे यार आपको बहुत ढूंढा हमने दिल्ली में, लेकिन मैं कहा जी मैं असल में ना अभी बॉम्बे शिफ्ट हो गया, तो मैं 2-3 साल से बॉम्बे ही रह रहा हूँ। बोले अच्छा, बोलो करके दिखाओ। तो ये देखिए मेरी सिलेक्शन तो एक दिन पहले हुई थी, मतलब परसों से रिकॉर्डिंग शुरू हुआ है और मेरी 2 दिन पहले उन्होंने देखा और बोला ओके यू आर सिलेक्टेड। तो यहाँ ऐसे मुझे चांस मिला। मेरे में थे कुकी था, मैं था, और ये जो सुनील पाल जी जो विनर हुए, ये भी मेरी टोली में थे। 5-5 का सेट। सर जैसे आप एक्टर भी रहे हैं, कॉमेडियन भी रहे हैं और आप माइम आर्टिस्ट भी रहे हैं, तो आपके लिए मेरी तरफ से ये लाइन आती है जो हमारे फादर साहब ने लिखी हुई है कि तुमको खुदा ने फुर्सत में बनाया तो होगा, तुमको खुदा ने फुर्सत में बनाया तो होगा, खुद ही बना के तुमसे वो लजाया तो होगा। तो नहीं, ये तो मैं सच कह रहा हूँ, ईश्वर का बहुत थैंक्स करता हूँ मैं कि उन्हीं का आशीर्वाद है अभी भी जो कर रहा हूँ। और ये लाइन ऐसी है, अभी हम पूरे कंप्लीट नहीं हुए, बहुत कुछ सीखना है अभी भी, और अभी सीख रहे हैं। तो सर ये बताइए कि आप दूरदर्शन के टाइम से अभी तक चले आ रहे हैं, लेकिन ये बनवारी लाल झोल नाम जो आपने इस नाम के ऊपर अपनी इतनी बड़ी उपाधि आपने एस्टैब्लिश की है मार्केट के अंदर, तो आपने झोल ही क्यों रखा है, जबकि आपका तो सरनेम कुछ और है? नहीं सर, मैं बताऊं, हम वैसे शर्मा है। मैं जब जॉब करता था वहां मेरा नाम था बनवारी लाल शर्मा, लेकिन क्या है मेरे बड़े भाई साहब है, उनका नाम है गोपाल दास झोल, वो कलकत्ता में, और वो हमारे परिवार में सबसे पढ़े लिखे उच्च कोटि के हैं। हम जरा पढ़ाई में जरा कमजोर थे, तो इसलिए मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैं कहा आर्ट लाइन में ये जो भगवान ने मुझे एक देन दी है, मैंने इसमें जो है असल में मैं आपको बता दूं, झोल हमारी सब कास्ट है, हमने रखा नहीं है। झोल हमारी सब कास्ट है। मेरे फादर हैं, उनका नाम था श्री भगवान दास झोल,
और हमारी दुकान थी झोल ब्रदर्स के नाम से, धूप अगरबत्ती का, सदर थाना में। तो और हम हिमाचल से बिलोंग करते हैं। तो क्या है, झोल मैंने इसलिए, फिर बनवारी झोल मैंने इसलिए रखा, मैं कहा कि मैं पॉपुलर होऊंगा तो इसी से होऊंगा, आर्ट लाइन में। इसलिए मैंने बनवारी लाल झोल। इतनी उम्र से आप इतने टाइम से इस लाइन के अंदर हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर हैं, और आपने बहुत अच्छे अच्छे दिग्गज लोगों के साथ काम किया है। जब आप लाफ्टर चैलेंज में थे तो वहाँ सिद्धू जी और शेखर सुमन ने भी बहुत जबरदस्त क्लैपिंग की थी आपको, और आपकी आर्टिस्ट आपने जहां जहां प्ले किया है वहां पर आपको इतना ज्यादा प्लेस मिला हुआ है, आपको इतना ज्यादा एप्रिसिएशन मिला हुआ है। तो आपको कहीं ऐसा बीच में मन में नहीं आया कि हाँ मैं ये चीज मुझे मिल गई, अब ऐसा कुछ प्राउड फील हुआ हो, या उसके बाद ऐसा कुछ समथिंग? मेरा पहला प्ले था, मेरे से पहले जो है सीनियर कीमती नंद पीके सूद, इनका मैंने एक प्ले देखा था, चाचा रखा, और इनको तब तक मैं अभी इस लाइन में आया नहीं था। मेरी सबसे पहले जो है ना दिल्ली में रामलीला से मैंने शुरू किया था, और रामलीला में मैं मंत्री बना था। और ये देखिए, जब मैं मंत्री बना, राजा बैठा है, ऐसे राजा बैठा था और मैं मंत्री बन के, तो मेरा हाथ यूं कांप रहा था, अभी पर्दा खुला नहीं था, तो बहुत घबराया हुआ था मैं। तो मैंने राजा से कहा, यार मेरा हाथ कांप रहा है, क्या करूं? कहता बनवारी नीचे उतर, डायरेक्टर के पैर छू किया, मैंने पैर छुए। फिर जब आया मैं स्टेज पे, कहता स्टेज को ऐसे चूमा। लोकेश जी सच कह रहा हूँ, कुछ कुदरती ऐसी ताकत मिली भगवान की, ये जो था ना, ये हो गया, मतलब घबराहट दूर हो गई। मैं यूं बोल सियावर रामचंद्र महाराज की, जैसी पर्दा खुला तो राजा ने मेरे से पूछना था, कहो मंत्री हमारी प्रजा का क्या हाल है? मेरा एक ही डायलॉग था, महाराज प्रजा ठीक ठाक है। तो मैंने ऐसा पत्थर मारा, मतलब बोलने में, कि यार की भूल न जाए, महाराज प्रजा ठीक ठाक है। यहाँ से शुरुआत हुई थी मेरी। उसी रामलीला में मैं राजा बना था, राजा, और महाराज तो ऐसे करने, तो वो जो डायरेक्टर था बोला, ये वही है, कहने का आज कमाल है। तो क्या ये पॉलिश करते करते जो है आदमी सीखता है। मेरा पहला जो प्ले है, कूड़ी जुआन ते गोंडी परेशान, उसका मैं हीरो रहा। और ये देखिए, उसने मुझे, देखिए आर्टिस्ट मुझे किसने बनाया, ये इस आइटम ने बनाया, इंग्लिश फिल्म का ट्रेलर जो मैं पेश करता हूँ। और कूड़ी जुआन गोंडी परेशान 79 में मैंने शुरू किया था। इतना अच्छा रेस्पॉन्स मिला, मतलब मैं स्टेज पे आता था और एक ही आवाज निकालता था, जिससे कि अभी मैं मुंह खोलता था, लोग पहले आवाज दे देते थे। मैंने एक ट्यून बनाई थी, ऐसा ये था, और झल्ला बना हुआ है, मिंदड़। तो मिंदर जो लड़की है, उसको मैं ऐसे नहीं कि मिंदर मिंदड़ ऐसे करके आवाज देता था। तो मैं जैसे ही ऑडियंस में आया, तो वो ऑडियंस से आवाज आ जाती, मिंदड़ो। तो मैं कहता था, अरे तुझी बाजा मार लो, मिंदड़ो, तुम जानती हो मिंदड़ो। तो ये जो चीजें हैं, ये मेरी 79 में मैंने क्रिएट की थी, और उसी से मैं धीरे 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 आगे बढ़ता रहा। और कभी बस भगवान ने ये घमंड आया होता तो शायद मैं यहाँ तक ना पहुंचता। तो अभी हम जमीन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अभी बहुत कुछ सीखना है, हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाए जहां तक पहुंचना चाहिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर आज की डेट में जो नए बच्चे हैं जो इस लाइन में आना चाहते हैं, उनके लिए कुछ गाइडेंस आप क्या देना चाहेंगे उनको? लोकेश जी, मैं उनसे सबसे पहले यही बोलना चाहूंगा, ये लाइन बहुत रफ लाइन है, और इससे बढ़िया लाइन नहीं। वो किसी के कहने पे कि यार तू बड़ा सुंदर लग रहा है और तेरी तो बड़ी प्यारी आवाज है, तू जा, और किसी के कहने पे वो पुश करके धक्के खाने आ जाए, तो वो बड़ा मुश्किल है। इसमें मेहनत जो करेगा, इसमें डिक्शन है, थिएटर है, थिएटर ज्वाइन करे, थिएटर से सीख के, हमने बहुत थिएटर किया और थिएटर ने हमें सिखाया। थिएटर के बाद आजकल बड़े कोर्स भी हो रहे हैं, लेकिन कोर्स से भी मैं बताऊं ज्यादा, ये हमारी जो लाइन है, मैं भी माइंड सिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो मैं पहले बोल देता हूँ कि ये 2 का पहाड़ा नहीं है कि मैंने 2 का पहाड़ा सुना है, आपने याद कर लिया और अगले दिन 2 1 2 2 2 4 ऐसे सुना दिया। मैं कहा ये प्रैक्टिकल चीज है, जब तक आप खुद नहीं करोगे, खुद महसूस, एक बर्फ का टुकड़ा है, मैं कहूँगी इसको शो करोगी बहुत ठंडा है, तो आपको क्या, अगर बाकी आप बर्फ पकड़ी होगी आप, तो थोड़ी देर आप यूं करोगे, फिर यूं करोगे, ये तो क्या है कि जब तक महसूस नहीं करोगे, जब तक प्रैक्टिकली आप मेहनत नहीं करोगे, तब तक ये एक्टिंग बड़ी मुश्किल से आती है। तो मैं नए बच्चों को यही कहूंगा, हाँ
जिसके अंदर आर्ट है, जिसके अंदर आग है, जरूर जाए। बहुत बढ़िया लाइन है, इससे बढ़िया लाइन नहीं है। जो 10 साल में आदमी ऑफिस से कमाता है वो 1 साल में इससे कमा सकता है। लेकिन वहां पे मैंने देखा बॉम्बे में ये लक जो है ना वो सबसे ज्यादा चलता है। वो रुलाता है पहले बॉम्बे, एकदम से गोद में नहीं लेता। आप जाओ, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, और बड़े बड़े एक्टरों ने किया। उसके बाद सिंसियरली मतलब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, और अपनी लाइन में अपने काम से धोखा मत करो। सीखो और हमेशा जमीन से जुड़े रहो, सीखने की कोशिश करो, तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ो। तो सर आप हमारे चैनल पर आए और उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू लोकेश जी, आपके चैनल को भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा, अपने चैनल पे बुलाया, और बाकी जितने भी हमारा ये प्रोग्राम देखेंगे उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं, प्रणाम करता हूं और धन्यवाद करता हूं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो ये थे हमारे बीच में मिस्टर बनवारी लाल झोल, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस के साथ हमारे दर्शकों को ये बताने की कोशिश की कि ये एक्टिंग लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है उनके लिए, अगर वो इस लाइन को सही तरीके से अप्रिशिएट करते हुए अपनी लाइफ के अंदर डालें। तो फ्रेंड्स, ये शो आपको कैसे लगा ये कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। एंड स्टे कनेक्टेड विद मी, द जर्नी ऑफ लाइफ विद लोकेश शर्मा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।